हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। समझ गए? इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था, जो इसका लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किए थे। उसमें हमने क्या पढ़े थे? फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। इन तीनों क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़े थे। एक बात याद रखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी क्वांटिटी है फिजिक्स में, वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो, हमने इससे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन को समझे थे। हमने क्या देखा था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल पे डिपेंड होते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली डिराइव्ड क्वांटिटी का जब मैं डायमेंशन निकालूंगा तो डायमेंशन में क्या होना चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज होना चाहिए, राइट? तो चलो शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके टॉपिक को गहराई में समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है कि डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ने से पहले हम जरा फंडामेंटल क्वांटिटी को याद करते हैं। अपने फंडामेंटल क्वांटिटी कितने थे? फंडामेंटल क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी था लेंथ, दूसरा क्वांटिटी था मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि डायमेंशन निकालना है। किसका? डिराइव्ड क्वांटिटी का। तो हम क्या करेंगे, जब डायमेंशन निकालेंगे ना, तो ऑब्वियसली डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तो होगा क्या कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां होगा कोई डिराइव्ड क्वांटिटी और उसका डायमेंशन क्या होगा? एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इधर एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, यहाँ एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, ऐसे एक फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे। मतलब एक डिराइव्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में कौन से क्वांटिटी होंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होगा, 1 2 3 कुछ तो पावर होंगे। इससे क्या समझ रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन में ऐसा होना चाहिए। अब जो ये पावर दिख रहा है आपको 213, ये जो 213 है, इन्हें कहते हैं डायमेंशंस ऑफ दिस डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये जो पूरा इक्वेशन दिख रहा है ना, इस पूरे इक्वेशन को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे किसका? इस डिराइव्ड क्वांटिटी का। इस डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? ये होगा। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो, कोई नंबर है, या फिर मान लो कि XYZ है, कुछ तो पावर होगा, नंबर होगा। जो भी ये पावर है उन्हें कहते हैं डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। और जो ये पूरा इक्वेशन है इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दिस डिराइव्ड क्वांटिटी। बराबर?
तो एक बात तो पक्का हो गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल इक्वेशन में कौन आने वाले, फंडामेंटल क्वांटिटी आने वाले। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जब यहां पर लिखेंगे तो सब बड़े बड़े नाम नहीं लिखेंगे, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ऐसे पूरा का पूरा नाम से नहीं लिखेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस क्वांटिटी के सिंबल का यूज करेंगे। तो फिर सिंबल क्या होगा, ये जो लेंथ है ना, लेंथ का सिंबल होगा L, मास का सिंबल होगा M, टाइम का T, टेम्परेचर का केल्विन। तो जब भी कोई ये वाली क्वांटिटीज यहां पर होंगी, मतलब इनमें से कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी यहां होगा, अगर वहां लेंथ होगा तो लेंथ के बदले में L लिखेंगे, मास होगा तो मास के बदले में M, टाइम होगा तो टाइम के बदले में T, ऐसे ये सब लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होगा तो क्या लिखेंगे I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा तो C, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा तो मोल। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी के इस फॉर्मूले में जो भी फंडामेंटल आने वाले हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के पूरा नाम लिखने की बजाय इनके सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए आप? तो बस अभी ये कैसे निकालते ये मैं समझाने जा रहा हूं आपको। भी यहां पर तो इतना समझा होगा, राइट? थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलो, डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल हमने क्या क्या लिया था। अब हमने देखा था कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है ना, या फिर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये सारे के सारे क्या है, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब ये हुआ फंडामेंटल और सप्लीमेंटरी क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी क्वांटिटी आप फिजिक्स में देखते हो वो सब क्या होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी होंगे। तो इनके डायमेंशन कैसे निकालते, मैं तो आपको एक फॉर्मेट बताया ना कि डिराइव्ड क्वांटिटी है और डायमेंशन ऐसा निकलेंगे। डायमेंशन इक्वेशन जो बनेगा ऐसा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर होगा, 2, 3, 4, 5 कोई एक नंबर होंगे। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दिस डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये जो ऊपर नंबर दिख रहे हैं वो इस क्वांटिटी के डायमेंशंस होंगे, राइट? ये ऐसा होगा, पर अब हम समझेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। तो चलो शुरू करता हूं। लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ है, पहले हो गया है क्या? अभी शुरू नहीं हो रहा है। सो समझते हैं आगे कैसे निकालते हैं। देखो, अब यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन यहां पर है, ए पॉइंट पे है और ये दौड़ते हुए बी पॉइंट पे जाएगा। एक पर्सन है जो ए पोजीशन पे खड़ा है, वो रनिंग करते हुए क्या करेगा, बी पॉइंट पे जाएगा। तो वो यहां से लेके यहां तक पहुंचा, तो कुछ लेंथ कवर किया। जो भी लेंथ कवर किया है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ टाइम लगाएगा, टाइम क्या है, टी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है, दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितने टाइम में पहुंचा, टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। यहां से यहां पर गया है तो कुछ वेलोसिटी से गया होगा ना, तो जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन यहां से यहां पर जाने में टाइम लगा, टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला बनता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है। दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, x अपॉन टाइम क्या है, t है। अभी देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कितना लेंथ कवर किया है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हाउ मच लेंथ इज कवर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ हो गया। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या आ रही है, मीटर पर
सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या आ रही है? मीटर पर सेकेंड, बराबर। इसका देखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी है तो v अपॉन टाइम है तो t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। और ये देखो डिवाइडर है तो डिवाइडर, नीचे टाइम है तो सेकेंड। अब कैसा होता है? कुछ नहीं, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ रहा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ रहा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? क्लियर है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखो अभी हमें डायमेंशन निकालना है। अब आपको मैंने पहले बता दिया है कि वेलोसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। और हमारा टॉपिक क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना। तो अब मैं वेलोसिटी का डायमेंशन निकालता हूं। तो डायमेंशन निकालने के लिए पहला काम क्या करो, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी आप ले रहे हो ना, उसका यूनिट सब न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में मत रखो। मतलब देखो, वेलोसिटी का यहां पर ये मीटर है, ये सेकेंड के ऊपर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा? सेकेंड का पावर -1। समझा? अब वेलोसिटी के यूनिट कहां पर आ गए? सब एक ही साथ में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है। अब इस वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल दो। डायमेंशन का रूल क्या पढ़े थे? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी क्वांटिटी होना चाहिए? फंडामेंटल। जरा देखो, ये क्या है? मीटर है। मीटर के ऊपर पावर कितना? 1 है। मीटर मतलब कौन? लेंथ हुआ ना। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट। तो लेंथ वाली क्वांटिटी यहां होगी और इसका पावर 1 है तो 1। अब देखो, इसमें कहीं पर भी आपको मास दिख रहा है क्या? मतलब किलोग्राम है? कहीं पर भी किलोग्राम दिख रहा है? किलोग्राम नहीं है, मतलब मास नहीं है। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट। तो किलोग्राम नहीं है मतलब मास नहीं है, तो मास क्या रहेगा? 0। सेकेंड, सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट। तो टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहां लिखा टाइम और पावर कितना है? -1। समझ गए? यही होती है। अब देखो, ये जो वेलोसिटी है ना, इसका डायमेंशन क्या आ रहा है? 1 0 -1। 1 0 -1 ये क्या है? डायमेंशन है। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। समझा? ये जो ये दिख रहा है ना पूरा, ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन है। ये डायमेंशनल इक्वेशन, आप डायमेंशनल इक्वेशन कहो या डायमेंशनल फॉर्मूला कहो, किसका है ये? वेलोसिटी का है, तो ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब आप पूछोगे सर यहां पर आपने लेंथ, मास, टाइम क्यों लिया, बाकी वाले क्यों नहीं लिया? अब बाकी वाले लेके भी क्या करोगे? लेकिन हम ज्यादातर क्या करते, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के तौर पे ये लेंथ, मास, टाइम को लिया जाता है। तो मैक्सिमम केस में 3 क्वांटिटी को हम लेते हैं। बाकी आप लोगे तो भी 0 0 ही बनेगा, क्योंकि ये सारे क्वांटिटी इसमें है नहीं। इसमें कौन कौन है? सिर्फ लेंथ और टाइम है। मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है तो फंडामेंटल पे डिपेंड करना चाहिए। फंडामेंटल में कौन है? लेंथ और टाइम है कि नहीं? यानी कि वेलोसिटी इन दोनों पे डिपेंड करती है और उसका डायमेंशन ये आता है। समझ के? एक्सेलरेशन का भी देख लेते हैं। देखो, एक्सेलरेशन का यहां पर यूनिट क्या आ रहा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। मैंने क्या कहा था? जब भी आप डायमेंशन निकालोगे ना, तो सारे यूनिट्स को न्यूमरेटर में रखना चाहिए। तो ये सेकेंड स्क्वायर को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा? ये मीटर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -2, क्योंकि नीचे पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो पावर -2। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ, मास, टाइम। अभी देखो, ये मीटर है, मीटर के ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 ही रहेगा ना। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का यूनिट होता है।
मतलब कौन सी क्वांटिटी, लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मीटर के ऊपर 1 मतलब लेंथ के ऊपर 1। अब इस यूनिट में कहीं पर किलोग्राम नहीं है, किलोग्राम नहीं है मतलब मास नहीं है, तो मास के ऊपर 0। इस यूनिट में सेकंड है, सेकंड है मतलब क्या, टाइम है, तो टाइम के ऊपर पावर कितना है, -2। समझे। अब इस एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या आ रहा है, 1 0 -2, 1 0 -2। और इसका डायमेंशन इक्वेशन क्या है, ये पूरा है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन इक्वेशन ये पूरा है, और डायमेंशंस क्या है, 1 0 -2। समझ में आ गया, दिस इज द इक्वेशन। तो अभी आपको मैंने यहां पर वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला बताया कैसे आता है करके, और उसका डायमेंशन इक्वेशन निकाल के दिखाया। सिमिलरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, ये देखो, ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट आप याद रख लो, और उनके फॉर्मूले भी याद रख लो। मतलब हमने क्या देखा कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और इसका यूनिट क्या आया, यूनिट आया मीटर पर सेकेंड, है ना। जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका यूनिट क्या आ रहा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर, ये याद रख लो क्योंकि बार बार यूज होते हैं, तो इसको याद रखना बेटर रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक हम समझ गए। अब ये एक बार आप याद रख लोगे, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मैं सब रफ कर दूंगा और एक एक करके सारे डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन निकालता हूं। ठीक है, चलो देखो यहां पर समझते हैं और इसको एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने 2 डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन निकाले। अब थर्ड नंबर पे लेता हूं किसका, फोर्स का लेता हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, देखो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या दिख रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फोर्स का डायमेंशन निकालना है। मैं पहले बता रहा हूं, डायमेंशन जब भी निकालेंगे तब सारी यूनिट्स को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। अब किलोग्राम मीटर न्यूमरेटर में ही है तो वहीं रहेगा। अब ये देखो डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर भेजो तो सेकेंड का पावर -2। अभी इसका डायमेंशन निकालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ मास टाइम। केजी के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मास के ऊपर 1, मीटर के ऊपर 1 मतलब लेंथ के ऊपर 1, सेकेंड के ऊपर -2 मतलब टाइम के ऊपर -2। समझा यहां पर, ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन। अभी आपको क्या करना है, जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो या फिर आप एक एमसीक्यूज आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपको डायरेक्ट डायमेंशन पूछा जाता है, यानी कि डायमेंशन इक्वेशन पूछा जाता है। ये कैसे आया, कहां से आया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको ये आंसर लिखना होता है। ये तो रफ वर्क है, आपको क्या है, रफ, तो आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। हो गया, चलो आप फोर्स का भी डायमेंशन याद रख लो क्योंकि ज्यादातर टाइम पे आपको आते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं, L1 M1 T-2। ठीक है, चलो अभी हम फोर्स देख चुके हैं। अब नंबर 4 पे देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये सारे फॉर्मूले कैसे करें हम, तो चिंता मत करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी 10th में भी किए थे, लेकिन अगर आपको भी याद नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी के लिए फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जैसे जैसे आगे आप लेसन पढ़ोगे तो लेसन के अंदर आपको डेरिवेशन मिलेंगे, उसके फॉर्मूला भी आप डिराइव कर लोगे, तो आपको सब फॉर्मूला आता रहेगा, टेंशन लेना नहीं है। देखो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। हम क्या कर रहे थे, किलोग्राम वैसे रहेगा, मीटर भी वैसे रहेगा,
इसको ऊपर भेजेंगे, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 हो गया, ऊपर जाके पावर -1। इसका डायमेंशन इक्वेशन स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ मास टाइम, देखो केजी के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 यानी कि मास के ऊपर 1, मीटर के ऊपर 1 मतलब लेंथ के ऊपर 1, सेकेंड के ऊपर -1 मतलब टाइम के ऊपर -1 हो गया। ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन क्या आ रहा है 1 1 -1, किसमें लेंथ मास टाइम में आ गया। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट आगे अभी नंबर फिफ्थ को देखते हैं। देखो नंबर 5 पे यहां पर लेते एरिया लेते हैं। तो देखो एरिया आप किसी का भी ले लो, किसी का भी एरिया ले लो, आप सर्कल का एरिया ले लो, स्क्वायर का एरिया ले लो, रेक्टेंगल का एरिया ले लो, किसी का भी एरिया ले लो, एक ही आएगा। अगर आप रेक्टेंगल का लेते तो क्या करते, इसमें आप होता है लेंथ और यहाँ पर क्या होता है ब्रेड्थ, बराबर ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मुझे बताओ लेंथ है तो इसका यूनिट क्या रहेगा मीटर, ब्रेड्थ ये भी तो एक लेंथ ही है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि छोटा लेंथ है इसलिए ब्रेड्थ बता दिया, बड़ा है इसलिए लेंथ बता दिया। तो ये भी मीटर ही हुआ, मतलब मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ मीटर मतलब लेंथ ना, तो लेंथ 2 बराबर। तो एरिया का डायमेंशन क्या आएगा L2 हो गया। क्लियर। दूसरा है देखो यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डेंसिटी क्या होता है हमेशा एरिया इंटू लेंथ होता है, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया L2 हो गया ना, इसका डायमेंशन L2 आ गया, बाजू में लेंथ है तो ये कितना रहेगा L1, मतलब ये क्या आएगा दोनों का बेस सेम है, 2 + 1 कितना आएगा 3 है ना। जैसे हम x का पावर 2 लिया, x का पावर 3 लिया, दोनों का ये बेस सेम है तो x 2 + 3 कितना होता है 5, तो वैसे ही रहेगा। आप बाजू में मास ऐसा लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही लिखना है L3 M0 T0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई मास नहीं है, वॉल्यूम में टाइम नहीं है तो वो तो 0 रहेंगे। वॉल्यूम में सिर्फ 3 लेंथ आ रहा है तो 3 लेंथ रहेगा, लिख सकते हो आप। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट एक ही लिख दिया, शॉर्टकट में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट 7th नंबर पे लेता हूं कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखो क्या होगा, ऊपर मास है मतलब m1 अकेला मास है, वॉल्यूम का क्या आ रहा है L3 आ रहा है, तो यहां पर क्या लिया L3। अब देखो ऊपर का m1 ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा L-3 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या आ रहा है L-3 m1, और टाइम तो है नहीं तो टाइम क्या रहेगा 0। ये किसका डायमेंशन हो गया डेंसिटी का, किसका हो गया डेंसिटी का। दूसरा देखते हैं यहां पर प्रेशर का दिखाते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया हो गया। फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े थे L1 M1 T-2, इससे पहले पढ़ाया था। तो फोर्स का डायमेंशन ये हो गया, नीचे एरिया है, एरिया का डायमेंशन क्या है L2 है, तो यहां क्या करोगे L2। अभी देखो ऊपर का वैसे ही लिखता हूं L1 M1 T-2 लिख दिया, ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा L-2। अब जरा देखो इधर भी L है इधर भी L है, तो एक कॉमन L लिख लिया, ये 1 - 2 कितना होता है -1, तो यहाँ क्या आएगा -1। फिर इधर बचा कौन है M1 और बाजू में कौन है T-2। किसका डायमेंशन है ये है प्रेशर का डायमेंशन। समझ में आ रहा है। आप सभी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि सारे डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन आप ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, अभी मैं और भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इक्वेशन बताने जा रहा हूं, देखिएगा कितनी हुए अपने यहाँ पर 6 7 हुए 8।
ओके। रफ करने में थोड़े टाइम जाता है, थोड़े एडजस्ट कर लीजिएगा, डिजिटल बोर्ड नहीं ना तो ज़रा टाइम। चलो यहाँ पर एक क्वांटिटी लेते हैं नेक्स्ट, 8वां है 9वां है पता नहीं है, भूल गया मैं, तो जो भी है वो ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं कि लेट से पोटेंशियल एनर्जी लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। ये क्या है, ये है मास, ये कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, हाइट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और ये क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का फॉर्मूला वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक बात याद रखो, ये जो 9.8 है ना, ये क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कौन क्या है, वो एक नंबर है, क्या है, नंबर, या फिर हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखो, कोई भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि कांस्टेंट टर्म ऑलवेज डायमेंशनलेस, उनके कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस, उनका डायमेंशन नहीं होता। तो देखो ग्रेविटी में ये जो 9.8 है उसका तो डायमेंशन नहीं होगा। अब ग्रेविटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना ये यूनिट एक्सेलरेशन का यूनिट सेम होते हैं। तो अब इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का, और ये हाइट है, हाइट मतलब क्या, लेंथ हुआ ना, नीचे से कितना हाइट पे, हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि वो लेंथ हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर ये केजी है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या, सेकेंड स्क्वायर। अब ये केजी रहेगा, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -2। अभी इसका डायमेंशन निकालते, LMT, केजी के ऊपर 1 है मतलब मास के ऊपर 1, मीटर के ऊपर 2 है तो लेंथ के ऊपर 2, सेकेंड के ऊपर -2 मतलब टाइम के ऊपर -2। ये किसकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला एनर्जी नहीं वर्क डन का निकालता हूं। देखो नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैं यहाँ पर F से बताया, डिस्प्लेसमेंट को X से बताया, और ये है वर्क डन। फॉर्मूला लिखा है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t-2, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हुआ, लेंथ का डायमेंशन L1। देखो यहाँ पर दोनों का ये L है तो L लिख दिया, 1 + 1 कितना होता है 2, और ये है m1 और बाजू में t-2। ये किसका डायमेंशन है, वर्क डन का है, किसका है, वर्क डन का है। अब आप बोलोगे सर फोर्स का डायमेंशन हमें हर बार याद नहीं रहेगा, हम भूल जाते, हमसे ना हो पाए, तो क्या करो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, पहले फोर्स का फॉर्मूला याद करो, क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, बाजू में कौन है, डिस्प्लेसमेंट। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाजू में कौन है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। कंफ्यूजन मत होना, ये दोनों सेम नहीं है क्या, ये मास है ये मीटर है, अब लिखते वक्त सेम लेटर से दिखाते तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी देखो यहाँ पर केजी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, नीचे सेकेंड का स्क्वायर ऐसे ही है, ऊपर भेज दो तो केजी मीटर स्क्वायर, ऊपर गया तो सेकेंड का पावर -2। अभी डायमेंशन निकालो, LMT, केजी के ऊपर 1 मतलब मास के ऊपर 1, मीटर के ऊपर 2 मतलब लेंथ के ऊपर 2, सेकेंड के ऊपर -2 मतलब टाइम के ऊपर
-2। ये किसका है? वर्क डन का है। देखो दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं? आप कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी, आप बस फॉर्मूला निकालो, आंसर निकाल दो, बाकी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट एक काम करता हूं, काइनेटिक एनर्जी लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना? यही होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, मतलब m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। अब देखो ये 1/2 है। 1/2 क्या है? एक नंबर है। नंबर मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब इसका डायमेंशन नहीं रहेगा। अब मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इधर वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब इस पे स्क्वायर होगा। नाउ यहाँ केजी, मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेज दो तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। अब इसका देखो एल एम टी, यहाँ क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी। अब केजी के ऊपर 1 है, मतलब मास के ऊपर 1, मीटर के ऊपर 2 है, यानी कि लेंथ के ऊपर 2, सेकेंड के ऊपर -2, मतलब टाइम के ऊपर -2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। समझा? जरा ध्यान से देखिए। देखो देखो क्या मिला, क्या मिल रहा है? देखो सब कुछ सेम सेम मिल रहा है। L2m1 -2, L2m1 -2, L2m1 t -2, L2m1 t -2, L2m1 t -2, L2m1 t -2, सबका डायमेंशन सेम है। कैसे रे? सेम कैसे आ सकता है? बताता हूं कैसे आ सकता है। देखो कैसे आ सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलो कि यहां पर एक रोड है, सड़क है या सरफेस है, जिसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, ये ब्लॉक का मास m है। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F। तो ऐसे ब्लॉक को क्या किया? धक्का मारा। जब धक्का मारा तो ब्लॉक यहां से सरक कर इधर आ गया। तो ब्लॉक ने इधर से लेके इधर तक मूव किया, मतलब चल के गया। तो लेंथ कवर्ड किया कि नहीं? अलोंग द स्ट्रेट लाइन में। अब लेंथ कवर्ड करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन में, मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। बराबर। अब देखो यहां धक्का मारने वाला कौन है? मैं हूं। तो मेरे बॉडी में क्या है? एनर्जी है। अब मेरे बॉडी में एनर्जी पहले स्टोर थी ना, तो जब भी कोई एनर्जी बॉडी में स्टोर रहती है तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे शरीर में क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। मैंने क्या किया? ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और धक्का मारा। फोर्स अप्लाई किया मतलब फोर्स F। अब जब धक्का मारा तो ब्लॉक का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। अब वर्क करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी मिलती है? देनी पड़ेगी ना। तो हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया और धक्का मारा, मतलब हमने एनर्जी खर्च की। खर्च करने वाली एनर्जी कहां से आई? जो मेरे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वर्क करने के लिए एनर्जी देनी होती है। तो मैंने पोटेंशियल की एनर्जी किस में दी? वर्क डन में दे दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चली गई? वर्क डन में चला गया। अब जब मैंने वर्क किया तो ब्लॉक यहां से यहां पर मूव हो गया। ब्लॉक का मास था m और मूव हो रहा है, मतलब जा रहा है। जा रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी से गया होगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो जो मेरे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है उसे मैंने वर्क डन के नाम से खर्च कर दी, और वर्क डन के नाम से जो एनर्जी मैंने खर्च की वो कहां गया? वो इस ब्लॉक को आगे मूव कराने में खर्च हो गई। ब्लॉक को आगे लेके जाने में खर्च हो गई। लेके जा रही है मतलब कौन सी एनर्जी? चल के जा रही है ना, यानी कि मोशन में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है।
तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए ये क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई, ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई, इसलिए ये सबका डायमेंशन सेम है। समझ में आ गया? समझा ना? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और डायमेंशन निकाल के दिखा देते हैं। अब आप बोलोगे सर सारे डायमेंशन में तो आप लेंथ, मास, टाइम का ही दिखा रहे हो, बाकी दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो जरा दूसरे का भी दिखा देते आपको, ठीक है? देखो हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? चार्ज अपॉन टाइम। जितने चार्ज फ्लो होते एक वायर से थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने चार्जेस निकल के जाते पर सेकेंड में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यही पढ़ते थे ना 10th स्टैंडर्ड में। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चार्ज चाहिए तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। मतलब यहां पर क्या समझा आपको? चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू क्या हुआ? टाइम हुआ। डायमेंशन क्या निकालोगे? देखो डायमेंशन में करंट है I, टाइम है T, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1, यानी कि चार्ज का डायमेंशन क्या आ रहा है? I1 T1, I1 T1। समझा? ऐसे आप किसी का भी डायमेंशन निकालो। एक और निकाल लेता हूं, जैसे मान लो कि इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन क्या था? L1 M1 T-2। और यहां पर देखो टाइम का तो T1। अब देखो यहां पर ये L1 लिख लिया, M1 लिख लिया, टाइम तो दो जगह है ना, तो टाइम एक बार लिखा, और ये -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है? -1, तो -1। ये किसका हो गया? इम्पल्स का हो गया। तो ये इम्पल्स का डायमेंशन है। क्लियर हो गई? सबके डायमेंशन मैक्सिमम हमने निकाल लिए, और कुछ फॉर्मूले मिलते हैं आपको तो उसके भी डायमेंशन आप ऐसे ही निकालो। डायमेंशन निकालते वक्त क्या करोगे? पहला काम, जो भी उसकी यूनिट्स होती है ना, उसको एक ही बार न्यूमरेटर में रखने का, फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट बनाने का, और जो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उनके लेटर लिख देने का, और जितना पावर होगा पावर को उसके ऊपर रख देने का। हो गया ना डायमेंशनल इक्वेशन? आसान है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। जय हिंद, थैंक यू सो मच।